जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन पथ पर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के सिलेबस डिस्कशन। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के भाग 2 पुस्तक के बारे में बातें करेंगे और इसके सिलेबस को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है ना। ठीक है, तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में बातें करेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आखिर आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में जो कि इतिहास के बारे में है, हमें किन किन मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं हमारे एक प्यारे से कोट की ओर जो इस तरीके से है। आप सभी को पता है कि इफ एन एग इज ब्रोकन बाय आउटसाइड फोर्स लाइफ एंड्स, इफ ब्रोकन बाय इनसाइड फोर्स लाइफ बिगिन। यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं लाइफ एंड एंड लाइफ बिगिन। अगर आपको इस कोटेशन का अर्थ समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे अंदर की एनर्जी हो तो वो हमें एक नए जीवन के संचार को करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अगर वो फोर्स बाहर से हमारी ओर आए तो वो हमें तोड़ने का प्रयास करता है। तो टूटते नहीं हैं, पढ़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं ग्रेट थिंग्स ऑलवेज बिगिन फ्रॉम आउट इनसाइड नॉट आउटसाइड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको आपके अंदर इतने विचारों का संचार होना चाहिए जिससे आप खुद का निर्माण कर सके। चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, जो है हमारा आज का एनसीईआरटी बुक 2 के बारे में। एनसीईआरटी बुक 2 के बारे में हम लोग देखेंगे। एक बार मार्कर के कलर मैं बदल लेता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी यहां पर ध्यान रखिएगा, ये बुक 2 है जिसे वहां पर भाग 2 लिखा गया है। इसमें हम लोग भारतीय इतिहास के कुछ विषय के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पुस्तक का ही नाम है। इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। यहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, यात्रियों के नजरिए और समाज के बारे में उनकी समझ। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग अपने भारत के बारे में, भारत के लोगों से तो बहुत सारी बातों को जानते हैं, लेकिन बाहर वाले हमारे भारत के बारे में कैसा व्यू रखते हैं, किस तरीके से हमारे भारत को देखते हैं, और इतिहासकारों ने इन सारी चीजों का कैसे लाभ उठाया इतिहास लेखन में, हम इस पर चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। यहां हम ध्यान देते हैं सॉरी, यहां पर हम देंगे ध्यान यात्रा वृतांत, भारत आने वाले कुछ विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत के बारे में, जैसे अल-बरूनी किताब उल हिंद, भारत अध्ययन में बाधाएं। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारे भारत में यात्राएं हुई और यात्री आए जिन्होंने अपने वृत्तांत में भारत के दर्शनों के बारे में लिखा। उन्होंने भारत में जो भी देखा उन्होंने अपने पुस्तकों में उसका वर्णन किया। उन्हीं में अल-बरूनी के अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था, यानी कि एक अल-बरूनी जो यात्री थे भारत में, जब वो आए तो भारत की जाति व्यवस्था के बारे में उनका क्या मत था। ठीक है, इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहां हम देखते हैं इब्न बबूता की चीन यात्रा, इब्न बबूता का चीन यात्रा और यात्रा वृत्तांत का लेखन। यात्रा वृत्तांत का लेखन कहने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब आप नॉर्मली आप इस बात को ध्यान देते हो कि जब भी हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम लोग अपने उस यात्रा के बारे में कुछ छंद लिखते हैं कि क्या हमें उस जगह पर अच्छा लगा है और क्या हमें वहां से सीखने को मिला है। तो इसी प्रकार में जो भी यात्रीगण हमारे भारत में आते थे वो अपना एक मत अपने किताबों, अपने पुस्तकों में रखा करते थे। चलिए
इब्न बतूता द्वारा भारतीय नगरों का वर्णन। जब वे भारत में आए तो उन्होंने नगरों को देख कर करके उसका वर्णन किस प्रकार से किया। संचार प्रणाली, यात्रा संबंधी परेशानियां। जाहिर सी बात है कि जब हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो सारी चीजें, सारे संसाधनों का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं, सारी संसाधन हमें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, हमें कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है जब कोई यात्री हमारे भारत में आए होंगे यहाँ के भ्रमण पर, तो उन्हें कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो इसी क्रम में यहाँ पर आपका एक टॉपिक दिया गया है, यात्रा संबंधी परेशानियां। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अल बरूनी एवं इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का उपयोग। ठीक है, जब यात्रा वृत्तांत है और इन्हें हम उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ध्यान हमेशा रखिएगा कि जो भी यात्रीगण है, जैसे कि यहाँ पर इब्न बतूता और अल बरूनी के बारे में बात किया जा रहा है, इनके किताबों में इन्होंने भारत को किस तरीके से रखा और इसके बाद इनके किताबों का इतिहास लेखन में किस तरीके से प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बर्नियर का तुलनात्मक वर्णन। बर्नियर का तुलनात्मक वर्णन, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। भारतीय शिल्प एवं कारखाना, शहर एवं व्यापारी समूह। यहां पर इकोनॉमी का एक सेक्शन आएगा जहां पर शहर एवं व्यापारी समूह के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यात्रियों ने यहाँ के व्यापार के बारे में भी अध्ययन किया और अपने पुस्तकों में, अपने किताबों में इसके बारे में जानकारियां प्रस्तुत की। बर्नियर द्वारा कृषकों की गरीबी का वर्णन। बर्नियर द्वारा, यहाँ पर बर्नियर द्वारा कृषकों की गरीबी का वर्णन, किस तरीके से बर्नियर ने किसानों के गरीबी के बारे में अपना मत रखा। आगे बात करते हैं। यात्रियों के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति एवं दास प्रथा। ध्यान रखिएगा कि जब हम यात्रियों के नजरिए के बारे में बात कर रहे हैं तो इनमें, इस चैप्टर में हमारे पास कुछ मुख्य बातें हैं, यहां पर हम ध्यान दे सकते हैं। एक, हमें अल बरूनी की यात्रा वृत्तांत के बारे में जानना है। एक हमें, एक मिनट, ठीक है, इब्न बतूता के बारे में, महिला और दास। आप अपने नोट्स में इन 4 मुख्य बातों को शामिल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा दूसरा चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपराएं, इसमें हम देखेंगे कि धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ठीक है, धार्मिक इतिहास हमारा मुख्य टॉपिक होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे इनकी भूमिका। दक्षिण भारत में भक्ति परंपराएं। भारत को इस क्रम में हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक उत्तर और एक दक्षिण। यहां पर हम देखेंगे दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा। अस्पृश्यता का विरोध। अस्पृश्यता बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारे देश में वैदिक युग के बाद, यानी कि ऋग वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो यहाँ पर वर्ण विभेद बहुत ज्यादा होने लगा और वर्ण व्यवस्था ही लोगों में जाति प्रथा को बढ़ाने का एक कारण माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से अस्पृश्यता का विरोध किया गया। स्त्री संत राज्य के साथ संबंध, यानी राज्यों के साथ कैसा संबंध था। कर्नाटक में वीर शैव मत। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। यहां पर हम पूरे भारत को कितने हिस्सों में देख रहे हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण, जिसमें हम लोग देख रहे हैं दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा और उत्तर में भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में किन किन के नाम आ रहा है, रामानंद, कबीर, नानक, वल्लभाचार्य,
चैतन्य, महाप्रभु और मीराबाई। ठीक है, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर भाई क्या कारण था और इसकी क्या विशेषताएं थी कि भक्ति आंदोलन इतनी ज्यादा एक अलग महत्व रखता है। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, ठीक है, हम पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में हम बोल चुके हैं कि अगर आपको इतिहास की जानकारी लेनी है तो आपको प्रभाव, कारण, विशेषता, इन सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सूफी आंदोलन अथवा सूफीवाद, सिलसिला, उर्स एवं दरगाह, कादरी, सूफी स्रोतों द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हम हर एक वैसे मुद्दों के बारे में बात करेंगे जहां पर हर समाज के हर एक पहलू को समझते हुए इतिहास का लेखांकन किया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो ये है। आते हैं अब हम अपने तीसरे चैप्टर पर। एक साम्राज्य की राजधानी, जो हमारा मेन होगा वो होगा विजयनगर। ठीक है, आप विजयनगर के बारे में थोड़ा सर्च कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ दे सकते हैं। ठीक है, कि आखिर विजयनगर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण ओहदा क्यों रखता है। ठीक है, यहां पर इसी को समझने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया है, जिसमें हम इसमें देखेंगे इसकी भूमिका, हम्पी की खोज, विजयनगर का संक्षिप्त इतिहास। विजयनगर का संक्षिप्त इतिहास को आप स्टार मार्क में कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने नोट में शामिल कर सकते हैं। यहां पर हम नायंकर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था, सिंचाई, व्यापार, विदेशी यात्रियों के अनुसार विजयनगर, यानी विदेशी यात्रियों के अनुसार विजयनगर का प्रभुत्व कैसा था, वहां का व्यापार कैसा था, वहां का वाणिज्य कैसा था, वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, वहां का महिलाओं की स्थिति कैसी थी। विजयनगर के किले एवं सड़कें, महानवी, डिब्बा, कमल महल, विजयनगर की स्थापत्य कला और विशेषताएं, और यहाँ की हम बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम प्रत्येक टॉपिक जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इसके हर एक टॉपिक पर हम एक एक कर करके आपके लिए वीडियोस लेकर के आने वाले हैं, जिससे आपके क्लास 12th में, जो कि आपका ईयर होगा 25-26, जिससे आप अपने तैयारी को एक बेहतर धार दे सकते हैं। एजुकेशन पथ आपके लिए लेकर के आया है एक संपूर्ण जानकारी सिलेबस की। अब हम अपने अगले स्लाइड पर लेकर के जाते हैं। जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। चलिए ध्यान देते हैं। यहां पर आईन ए अकबरी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, इसमें हम कृषि संबंध, इसका परिचय, कृषि इतिहास के स्रोत, आईन ए अकबरी का अनुवाद, फिर से इसके स्रोत और उपयोग, बेसिक तौर पर हम इसे उपयोग कहेंगे क्योंकि स्रोत के बारे में हम पहले भी जानकारी ले चुके होंगे। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था, इसे आप स्टार मार्क दे सकते हैं, इस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। भूमि का वर्गीकरण, भू राजस्व दर, भूमि का एकत्रित करना, भूमि कर एकत्रित करना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, कर निर्धारण की प्रणाली कि किस प्रकार राजा किसानों से कर को वसूलते थे और किस पर कितना कर लगेगा इसका निर्धारण किया जाता था। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली, अकबर के पश्चात भूमि बंदोबस्त कि जब अकबर नहीं रहे तब किस प्रकार से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी। सिंचाई व्यवस्था, मुगल कालीन फसल, ठीक है,
मुगल कालीन समय में भी फसलों के बारे में ध्यान दिया जाता था कि किस प्रकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रोवाइड की जाए जिससे वह अपने फसलों को और उन्नत कर सके। तंबाकू का प्रसार, मुगल कालीन सिक्के, चांदी का बाहुल्य, ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण दस्तकार, कृषि उत्पादन। बेसिक तौर पर अगर आप पूरे सिलेबस में देखिएगा तो आपको एक कॉमन चीज नजर आएगा, वह है किसान। तो किसान के हर एक पहलू के बारे में हम यहां पर समझने वाले हैं, ठीक है। अगर आप अपने 2025-26 के तैयारी को और धार देना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशन पथ से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक वीडियोस जो आपके सिलेबस और आपके तैयारी को और बेहतर धार दे सकता है। धन्यवाद।